हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट के बारे में बताऊंगा। न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मध्यस्थता और 16 अधिनियम के भाग 2 में इसे बताया गया है कि कतिपय विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन। अब यदि इसमें देखें तो इसमें 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। भाग 2 के अध्याय 1 अगर देखें तो न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट के बारे में बताया गया है, और यदि अध्याय 2 देखें तो जेनेवा अभिसमय पंचाट के बारे में बताया गया है। अब यदि इसका अध्ययन हम करते हैं तो सबसे पहले यदि इसकी धारा देखें तो इन्हें धारा 44 से धारा 52 तक में बताया गया है। और सबसे पहले इसका अध्ययन करते हैं धारा 44, जिसमें न्यूयॉर्क अभिसमय पंचाट को परिभाषित किया गया है। अब आइए देखते हैं परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, विदेशी पंचाट से ऐसा पंचाट अभिप्रेत है जो व्यक्ति के बीच उन विधिक संबंधों से, चाहे वे संविदात्मक हो या न हो, जिन्हें भारत में प्रवत विधि के अधीन वाणिज्य समझा गया है, उत्पन्न होने वाले मतभेदों के बारे में है, और जो अक्टूबर 1960 के 11वें दिन को या उसके पश्चात, इसमें 2 भाग हैं, ए और बी। ए देखते हैं, ऐसे मध्यस्थता के जिसको पहले अनुसूची में दिया गया अभिसमय लागू होता है, किसी लिखित करार के अनुसरण में किया गया है। और बी, ऐसे राज्य क्षेत्रों में से किसी में किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार या समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध किए गए हैं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा राज क्षेत्र घोषित करे जिसको उक्त अभिसमय लागू होता है। तो हमने देखा धारा 44 में यहाँ पे परिभाषित किया गया है, और यहाँ बताया गया है कि संविदात्मक हो या ना हो, जो वाणिज्यिक हो, इस प्रकार पहली अनुसूची में लिखित करार के अनुसार हो। तो यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है, और साथ ही 11 अक्टूबर 1960 के पश्चात वाले दिन की बात कही गई है। तो इस प्रकार हमने धारा 44 में देखा इनकी परिभाषा। अब यदि और आगे चलते हैं, इसी में देखें धारा 45, पक्षकारों को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने की न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति। अब यहाँ पर ये बताए हैं धारा 45 में न्यायिक प्राधिकारी की क्या शक्ति है। तो भाग 1 में या सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किसी भी बात के होते हुए भी किसी ऐसे विषय में जिसकी बात पक्षकारों ने धारा 44 में निर्दिष्ट कोई करार किया है, मतलब धारा 44 में यदि कोई करार किया है, जब किसी भी न्यायिक प्राधिकारी के हाथ में मामला चला गया हो, मतलब न्यायालय के हाथ में मामला चला गया हो कोर्ट के, तो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर पक्षकारों को मध्यस्थम के लिए तब निर्दिष्ट करेगा जब तक कि वह यह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता है कि उक्त करार अकृत और शून्य है, अप्रवर्तनशील है या पालन किए जाने योग्य नहीं है। तो यहाँ हमने देखा न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति। तो यहाँ पर ये इनका ये कहना कि धारा 44 के यदि कोई करार है तो ठीक है, उसके अंतर्गत करार किया है, तब न्यायिक प्राधिकारी के हाथ में मामला गया और कोई एक पक्षकार उसमें से संतुष्ट है और वो बता देता है कि यह करार जो था अकृत था, अप्रवर्तनशील है, फोर्सेबल नहीं है, शून्य है, तो
या पालन उसका नहीं कराया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ बताया है धारा 45 के अंतर्गत न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति पावर। और हम आगे चलते हैं तो धारा 46 अब इसमें अगर देखें तो विदेशी पंचाट कब आबद्धकारी होंगे, तो यहाँ पर वेन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग कब होंगे, धारा 46 कह रही है किसी भी विदेशी पंचाट को जो इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय हो उन व्यक्तियों पर जिसके बीच यह किया गया था सभी प्रयोजनों के लिए आबद्ध कर माना जाएगा। जिस प्रयोजन के लिए किया और उनको बाउंडेशन है, उनको उसको मानना है, प्रवर्तन कराना है, और तत्प्रतिकूल उन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति प्रतिरक्षा के रूप में, मुजराई के तौर पर या अन्यथा भारत में किन्हीं विधिक कार्रवाई में उस पर निर्भर कर सकेगा। और उस अध्याय में किसी विदेशी पंचाट को प्रवृत्त करने के संबंध में किन्हीं निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि पंचाट पर निर्भर करने के प्रति निर्देश उसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर ये विदेशी पंचाट कब बाउंडिंग होगा, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया कि जो पक्षकार हैं उन पे बाउंडेशन है इसका। तो यहाँ पर हमने धारा 46 देखी, तो उसके अंतर्गत ये इन्होंने इसके बारे में बताया है कि बाउंडेशन कब होगा या बंधनकारी कब होगा। अब हम और आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं इसकी धारा 47 ये कहती है साक्ष्य के बारे में, एविडेंस के बारे में। तो यहाँ पर अगर इसका अध्ययन हम करते हैं तो यहाँ देखेंगे इसमें कि वह पक्षकार जो विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए आवेदन कर रहा है, आवेदन के समय न्यायालय के समक्ष, तो यहाँ देखेंगे ABC 3 पॉइंट बता रखे हैं। तो कोई पक्षकार जब ऐसा कोई एग्रीमेंट या कोई करार है धारा 44 के अनुसार कर रखा है, न्यूयॉर्क अभी समय पंचाट में, तो तो धारा 47 के लिए कोई आवेदन दे रहा है 47 का, तो उसमें ये 3 बातें बता रहा है। पहला, मूल पंचाट या उसकी ऐसी प्रति पेश करे। भाई आपके इसमें ऐसा कोई पंचाट हुआ या ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ऐसा कुछ, तो उसका मूल पंचाट या उसकी कोई प्रति पेश करें जो उस रीति से सम्यकता अधिप्रमाणित होगी जो उस देश की जिसमें उसे किया गया था विधि द्वारा अपेक्षित है। दूसरा बी, माध्यस्थम के लिए किया गया मूल करार या उसकी सम्यक प्रमाणित प्रति पेश करेगा। और सी कह रहा है कि ऐसा साक्ष्य पेश करेगा जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि पंचाट विदेशी पंचाट है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि भाई अधिप्रमाणित प्रति पेश करेंगे, करार करेंगे, प्रमाणित प्रति पेश करेंगे और साक्ष्य में पेश करेंगे जो विदेशी पंचाट का है आवश्यक है। तो इस प्रकार ABC बता दिए इन साक्ष्य के लिए। अब अगला इसमें देखते हैं सेकेंड, यदि उपखंड 1 मतलब ABC तीनों बता दें, उपखंड 1 के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित पंचाट का करार विदेशी भाषा में है तो पंचाट का प्रवर्तन चाहने वाला पक्षकार अंग्रेजी में उसका अनुवाद पेश करेगा, मतलब उसका ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा, वो इंग्लिश में कराना जो उस देश के जिसका वह पक्षकार है राजनयिक या कौंसिल अभिकर्ता द्वारा सही प्रमाणित होगा या वह ऐसे अन्य रीति से सही प्रमाणित होगा जो भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार पर्याप्त हो। तो इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने बताया है कि धारा अगर अध्ययन करें तो धारा 47 के अंतर्गत साक्ष्य के बारे में। अब यदि इसके और इसी का अगर स्पष्टीकरण देखें तो यहाँ पर न्यायालय कौन सा, तो अब इसमें कुछ ऐसा है, तो इस धारा में और इस अध्याय की निम्नलिखित सभी धाराओं में न्यायालय से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय विपरीत, जैसे आप लोगों को पता है पूर्व में पढ़ा है न्यायालय की डेफिनेशन में, तो यहाँ पे बताया गया था कि कौन सा न्यायालय वह होगा जो प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता रखता हो और इसके अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने का ऐसा उच्च न्यायालय भी है जिसे पंचाट की विषय वस्तु के ऊपर ऐसे अधिकारिता प्राप्त है, मानो वह वाद की विषय वस्तु रहे हों, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या लघु
वाद न्यायालय नहीं है। लघुवाद न्यायालय या देखें या उसके नीचे के कोई सिविल न्यायालय वाद देंगे तो उनको लागू नहीं, वो न्यायालय की परिभाषा में या नहीं है। यहाँ कौन है सिर्फ और सिर्फ प्रधान सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे हम देखते हैं धारा 48 ये कहती है कि विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए शर्त। अब देखिए यहाँ पे शर्त कौन कौन सी है। तो सबसे पहला अगर देखें इसके अंतर्गत दे रखा है तो विदेशी पंचाट को तभी प्रवर्त करने से इनकार किया जा सकेगा जब वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसका प्रवर्तन चाहा गया है न्यायालय को सबूत देता है कि, तब इनकार किया जाएगा। सबूत देता है, क्या सबूत देता है? ए देखें धारा 44 में निर्दिष्ट करार के पक्षकार। अब देखिए धारा 44 में परिभाषा बताइए और वहाँ पे करार आपको पता है कि इसके अंतर्गत कॉज होना चाहिए, एग्रीमेंट एक करार है तो वहाँ पर होना चाहिए उसके अंतर्गत जिसको उसको क्लॉज होना चाहिए कि हाँ मध्यस्थता से हम निराकरण करेंगे। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि यदि ऐसा है तो धारा 44 में विनिर्देश करार के पक्षकार उस विधि के अधीन जो उन्हें लागू थी किसी असमर्थता से ग्रस्त थे या उक्त करार उस विधि के अधीन जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर उस देश की विधि के अधीन जहाँ पंचाट किया गया था विधि मान्य नहीं है। मतलब वो पंचाट ही विधि मान्य नहीं था या उस देश के अनुसार लागू नहीं था और इस प्रकार किया या असमर्थ था तो वो नहीं मानेंगे, इनकार कर सकता है। फिर बी कह रहा है उस पक्षकारों को जिसके विरुद्ध पंचाट प्रवृत्त किया जाना है माध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थ कार्रवाई की उचित सूचना नहीं दी गई या वह अपनी मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था, सूचना नहीं दी गई या असमर्थ था। सी कह रहा है कि पंचाट ऐसे मतभेद पर विचार करते हैं जो माध्यस्थम के लिए प्रयुक्त विचारार्थ विषय के द्वारा अनुदेयता नहीं था या उसके अंतर्गत नहीं आता था या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चित है जो मध्यस्थम के लिए प्रस्तुत करने के कार्य क्षेत्र में बाहरी है। परंतु यदि मध्यस्थम के लिए प्रयुक्त किए गए विषय पर विनिश्चय को उन विषयों के बारे में किए गए विनिश्चयों से पृथक किया जा सकता है जिन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, तो पंचाट के उस भाग को जिसमें कि मध्यस्थम के लिए प्रस्तुत विषयों पर विनिश्चय अंतर्विष्ट है प्रवर्तित किया जा सकेगा। अगला कह रहा है डी मध्यस्थम प्राधिकारी की संरचना या मध्यस्थम प्रक्रिया पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी। मतलब वो जो करार करा जो एग्रीमेंट करा उसके अनुसार कोई प्रक्रिया ही नहीं, उस अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है, मध्यस्थता नहीं थी या ऐसा करार के अभाव में उस देश की जहाँ मध्यस्थम किया गया था विधि के अनुसार नहीं था या आगे देखेंगे ई पंचाट अभी तक पक्षकारों पर आबदकारी नहीं हुआ है या उस देश के जिसमें या जिसकी विधि के अधीन वह पंचाट किया गया था सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसे अपास्त या निलंबित किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, क्या ये कह रहा है कि मतभेद की विषय वस्तु भारत की विधि के अधीन मध्यस्थम द्वारा समझौते के योग्य नहीं है, समझौते योग्य ही नहीं भारत की विधि के अनुसार, या बी कह रहा है कि पंचाट का प्रवर्तन भारत की लोक नीति के विरुद्ध है। देखिए लोक नीति के विरुद्ध भी अगर भारत की लोक नीति के विरुद्ध तो मान्य नहीं, लोक नीति के विरुद्ध होगा तो मध्यस्थम पंचाट को प्रवृत्त करने से इनकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार बताया कि लोक नीति के विरुद्ध भी है तो भी उसको करने से इनकार किया जा सकता है। यदि हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं आइए, तो इसके अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर स्पष्टीकरण यदि इसका भी देखें तो यहाँ पे बताया है कि खंड बी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था। नंबर 3, यदि पंचाट को अपास कराने या निलंबित करने के लिए आवेदन उपखंड 1 के खंड डी ई में विनिर्देश सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है तो न्यायालय यदि वह उसे उचित समझता है तो वह पंचाट के प्रवर्तन के बारे में विनिश्चय को स्थगित कर सकेगा और पंचाट के प्रवर्तन के लिए दावा करने वाले पक्षकार के आवेदन पर दूसरे पक्षकार को उचित प्रतिभूति देने के लिए भी आदेशित कर सकेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि
किस प्रकार शर्तें क्या क्या है प्रवर्तन के लिए, तो धारा आपके 48 में हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे और देखते हैं विदेशी पंचाट का प्रवर्तन। यदि प्रवर्तन देखें तो धारा 49 क्या कह रही है इसके बारे में देखें तो जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विदेशी पंचाट इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय है, वहां पर वह पंचाट उस न्यायालय की डिग्री समझा जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये बात कर रहा है कि न्यायालय जैसे आर्बिट्रेटर ने कोई भी अवार्ड पारित किया है, चाहे जेनेवा वाला हो चाहे आपका न्यूयॉर्क वाला हो, या अपन इसके पहले भी देखा भाग 1 के अनुसार भी देखा, तो इसमें यदि कोई अवार्ड पारित करा है आर्बिट्रेटर ने तो वो न्यायालय की डिग्री के समान ही माना जाएगा। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि धारा 49 कि विदेशी पंचाट का प्रवर्तन तो उस न्यायालय की डिग्री समझा जाएगा। अब धारा 50 देखते हैं, अपीली आदेश। तो नंबर 1, ऐसे किसी भी आदेश की कोई अपील जिसमें, अब देखिए अपील का देखें तो वहाँ पे भी हमने धारा 37 पढ़ा था कि किन आदेशों की अपील होगी, हर आदेश की नहीं होगी। धारा 9 जैसे धारा 34 पढ़ा था, धारा हमने 16(1), 16(2), 17, तो इस प्रकार हमने वहाँ पे 5 पढ़े थे मोटे तौर पे धारा 37 में। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम तो धारा 50 कह रही है कि अपीली आदेश, ऐसे किसी भी आदेश की कोई अपील जिसमें कि ए धारा 45 के अधीन मध्यस्थता के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने, बी धारा 48 के अधीन किसी भी विदेशी पंचाट को प्रवर्तित करने से इनकार कर दिया गया हो तो ऐसे आदेशों की अपील की सुनवाई करने वाले विधि द्वारा प्राधिकृत न्यायालय को की जाएगी, तो ही अपील होगी प्राधिकृत न्यायालय को। धारा 45 धारा 48 के अधीन की जाएगी। सेकंड पॉइंट, इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी अपील नहीं होगी। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था धारा 37 तो वहाँ पे भी कोई सेकंड अपील का कॉलम था ही नहीं। किंतु इस धारा की कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय, अपन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं करने के अधीन को न तो प्रभावित करेगी और न ही उसे छीनेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में कुछ करना है या लगाना है या वहाँ पे करना है तो वो कर सकेंगे। अब धारा 51 देखें, व्यावृत्ति। इस अध्याय की कोई बात उन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जो, यदि यह अध्याय अधिनियम न किया गया होता तो भारत में किसी पंचाट को प्रवर्तित कराने या भारत में ऐसे किसी पंचाट का लाभ उठाने के संबंध में किसी व्यक्ति को प्राप्त होता। तो अब यहाँ पे हमने धारा 51 देखी। धारा 52 क्या कह रही है, अध्याय 2 का लागू न होना। देखिए अध्याय मैंने पहले ही बताया आपको, अध्याय 1 तो बता, अध्याय 2 इस भाग का अध्याय 2 ऐसे विदेशी पंचायत संबंध में लागू नहीं होगा जिनको यह अध्याय लागू होता है। अब अध्याय 1 तो सही बात है, अध्याय 1 लागू कहाँ होगा, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, न्यूयॉर्क अभी समय पंचाट के लिए ही होगा अध्याय 1। अध्याय 2 देखेंगे तो जेनेवा के लिए। तो इस प्रकार मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है मेरा। आगे के लेक्चर में मैं आपको इन दोनों का अगर देखेंगे कंपैरिजन तो मैंने डिफरेंस थोड़े निकाले हैं। दोनों सेम है वैसे, न्यूयॉर्क और जेनेवा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है तो वो मैंने निकाला है। तो मैं आपको एक अगले लेक्चर में बता दूंगा डिफरेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड जेनेवा कन्वेंशन। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। थैंक यू।